आज हम लोग भूगोल में ज्वालामुखी की कुछ बातें करेंगे। ज्वालामुखी है क्या? पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा व गैस के उत्पन्न होने पर जो दरारें उद्भेदन से लावा के रूप में बाहर आने की जो प्रक्रिया है, लावा के बाहर आने की जो प्रक्रिया है वही ज्वालामुखी है। यानी जब पृथ्वी के अंदर वो पदार्थ है तब मैग्मा है, और जब वो दरार से उद्भेदन के रूप में बाहर आ जाता है तो लावा उसे कहा जाता है। लावा का उद्गार विस्फोटक तब होगा जब मैग्मा में सिलिका की मात्रा अधिक होगी। लावा का उद्गार विस्फोटक तब होगा जब उसमें सिलिका की मात्रा अधिक होगी। अम्ल प्रधान लावा पीला, हल्का व गाढ़ा होता है। अम्ल प्रधान जो लावा होते हैं वो पीला, हल्का और गाढ़ा होता है। यह सिलिका प्रधान होता है, चिपचिपा होता है। क्षारीय लावा जो होता है गहरा काला रंग का होता है, भारी होता है और पतला होता है, यानी ज़्यादा दूर तक वो फैलता है। और जो अम्ल प्रधान लावा है, जो सिलिका प्रधानता जिसमें है, सिलिका की वो चिपचिपा होता है, गाढ़ा होता है, तो बहुत दूर तक नहीं फैलता है। आकार के अनुसार चट्टान, जो चट्टानें निकलती हैं ज्वालामुखी से, तो आकार के अनुसार सबसे बड़ी, जो सबसे पहले विस्फोट के दौरान जो चट्टानें निकलती हैं उसे पायरोक्लास्ट कहा जाता है। उससे छोटे जो चट्टान होते हैं उसे ज्वालामुखी बम कहा जाता है। उससे छोटे जो होते हैं लैपली उन्हें बोला जाता है। उससे छोटे जो होते हैं प्यूमिक बोले जाते हैं। प्यूमिक का जो घनत्व होता है वो जल से कम होता है, तो वो जल पर आसानी से तैर सकते हैं। ठीक। अब कुछ सक्रिय ज्वालामुखियों को पूछा जाता है कि कौन सी सक्रिय ज्वालामुखी है, कौन सी निष्क्रिय ज्वालामुखी है। तो सक्रिय जो ज्वालामुखियां हैं उसमें जो प्रमुख ज्वालामुखियां हैं उसमें स्ट्राम्बोली, जो कि जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे बोला जाता है? स्ट्राम्बोली को। यह लिपारी द्वीप में है, भूमध्य सागर में है। दूसरी है एटना, यह भी इटली में है। कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी ये जो है इक्वाडोर में है और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ये है। उसके बाद माउंट एबुर्स अंटार्कटिका में है। वैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, भारत में है। तो ये सक्रिय ज्वालामुखियाँ, प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखियाँ स्ट्राम्बोली लिपारी द्वीप भूमध्य सागर में है, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है। एटना इटली की, कोटोपैक्सी इक्वाडोर की, माउंट एरबुस अंटार्कटिका की, वैरन द्वीप अंडमान निकोबार की। सुषुप्त ज्वालामुखी जो हैं, जो कि काफ़ी दिनों से जिनमें विस्फोट नहीं हुआ है, जिसमें प्रमुख है वेसुवियस इटली की, क्राकातोआ इंडोनेशिया की और नारकोंडम द्वीप अंडमान निकोबार पर है। तो वेसुवियस, क्राकातोआ इंडोनेशिया की, नारकोंडम अंडमान का, ये सुषुप्त ज्वालामुखियां हैं। अब मृत ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी जो है इसमें प्रमुख है किलिमंजारो केन्या, चिम्बाराजो इक्वाडोर, पोपा म्यांमार, देवबंद ईरान, सुल्तान ईरान। तो ये बार बार ये ज्वालामुखियाँ पूछी जाती हैं कि इनमें से कौन मृत ज्वालामुखी है, निम्न में से कौन मृत ज्वालामुखी नहीं है, या कौन सी सक्रिय ज्वालामुखी है या सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। कुछ और ज्वालामुखियाँ हैं जैसे माउंट पेली, ये मार्टिनिक द्वीप पर है। मोना लोआ हवाई द्वीप में है। कटमई अलास्का में है और कटमई को 10,000 धुआरों की घाटी भी बोला जाता है। पिलियन तुल्य ज्वालामुखी, ज्वालामुखियों को कई वर्गीकरण उसका किया गया है, जिसमें से एक पिलियन तुल्य है। तो पिलियन तुल्य ज्वालामुखी सबसे विनाशकारी होती है क्योंकि ये सिलिका की प्रधानता इसमें होती है। इसके लावा में सिलिका की प्रधानता होती है। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित स्थल रूप, अब ज्वालामुखी से जो स्थल रूप बनते हैं, जो कि पृथ्वी के अंदर नीचे जो स्थल रूप बनते हैं, क्योंकि ज्वालामुखी ठंडा होकर नीचे जो मैग्मा है वो ठंडा होकर वहाँ भी जम सकता है, कुछ तो बाहर आ जाता है, कुछ नीचे ही ठंडा होकर जम जाता है, जिसमें वैथोलिथ जो सबसे नीचे होता है, और वैथोलिथ गुंबदाकार ये आकार बनता है सबसे नीचे। फिर लैकोलिथ उत्तल ढाल इसकी होती है, लेपोलिथ अवतल ढाल इसकी होती है, फैकोलिथ इस प्रकार से बनता है। सील जो कि क्षैतिज
जमा होता है इस तरह से, अगर मैग्मा जम जाए तो। डाइक इस तरह से लंबवत रूप में मैग्मा जम जाए तो। ये ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित स्थल रूप है। शंकु, अम्लीय लावा शंकु सबसे ऊंचा व कम विस्तार। अम्लीय लावा शंकु जो अम्लीय प्रधान जो लावा है, जिसमें सिलिका की प्रधानता है, चिपचिपा है, गाढ़ा है, पीले रंग का है, तो वो उसका विस्तार कम होगा, क्योंकि वो ज़्यादा दूर तक फैलेगा नहीं। ऊंचाई उसकी अधिक होगी लेकिन विस्तार उसका कम होगा। और क्षारीय प्रधान जो लावा होगा उसका, क्योंकि वो पतला है तो वो ज़्यादा दूर तक फैलेगा। ठीक। अब जो शंकु के ऊपर गर्त बनता है, जो ज्वालामुखी से जो शंकु बनता है, जैसे ये शंकु बना तो इसके ऊपर ये गर्त अगर बना तो ये गर्त के रूप जो बड़ा आकार बनता है वो काल्डेरा है, उससे छोटा क्रेटर। गीजर, समय समय पर गर्म जल की फुहारें निकलती रहती हैं, उसे गीजर बोला जाता है। जैसे अमेरिका के येलोस्टोन पार्क में ओल्ड फेथफुल गीजर है। ओल्ड फेथफुल गीजर अमेरिका में है, येलोस्टोन पार्क में है। धुआंरे, ज्वालामुखी की अंतिम अवस्था के ये घोतक है। ज्वालामुखी के अंतिम अवस्था के ये द्योतक है। गैस व जलवाष्प निकला करता है इससे। अलास्का के कटमई पर्वत को 10,000 धुआरों की घाटी कहा जाता है। वैसे न्यूजीलैंड के प्लेंटी की खाड़ी में स्थित व्हाइट द्वीप पर भी धुआरे मिलते हैं। ठीक। अब हम लोग अब देखें ज्वालामुखी तो हम लोग कर लिए। विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, विश्व की प्रमुख जनजातियाँ देख लिया जाए, बार बार प्रश्न इससे भी पूछे जाते हैं। पिग्मी, पिग्मी बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति है। कांगो बेसिन में पाई जाती है, युगांडा, फिलीपींस, न्यू गिनी में कांगो बेसिन में पिग्मी। बोरा अमेजन बेसिन में, ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया में। पिग्मी कांगो बेसिन में, बोरा अमेजन बेसिन में। सेमांग मलय प्रायद्वीप के पर्वतीय भाग में पाए जाते हैं। वही सकाई मलय प्रायद्वीप के और मलेशिया के वनों में पाए जाते हैं। सेमांग मलय प्रायद्वीप के पर्वतीय भाग में, अंडमान में, फिलीपींस में, और सकाई मलय प्रायद्वीप और मलेशिया के वनों में पाए जाते हैं। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। बद्दू अरब के उत्तरी भाग, वेद्दा श्रीलंका में, माया मूलतः रेड इंडियंस हैं, मैक्सिको और ग्वाटेमाला में पाए जाते हैं। वैसे ही बोअर दक्षिण अफ्रीका के ऑरेंज फ्री स्टेट में, जुल्लू अफ्रीका के नेटाल क्षेत्र में, काकेसस काला सागर, कैस्पियन सागर, पोलैंड, रूस इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यूकागेर साइबेरिया में पाए जाते हैं। यूकागेर जनजाति साइबेरिया क्षेत्र में पाए जाते हैं। निग्रिटो ओशनिया और एशिया के पूर्वी द्वीप समूहों में। ट्रोडा ये भारत में नीलगिरी क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत की जनजातियों में सबसे बड़ा जो समूह है वो गोंड जनजाति का है। भारत की जनजातियों में सबसे बड़ा समूह जो है वो गोंड जनजाति का है। भारत के प्रमुख परमाणु रिएक्टर, परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ कहाँ परमाणु रिएक्टर स्थापित किए गए हैं, तो ये बार बार पूछा जाता है। तारापुर, जैतपुरा ये दोनों महाराष्ट्र में है। तारापुर और जैतपुरा दोनों महाराष्ट्र में है। कल्पक्कम और कूडनकुलम ये दोनों तमिलनाडु में है। रावतभाटा राजस्थान के कोटा में, नरौरा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, कैगा जगतपुरा दोनों कर्नाटक में, काकरापार सूरत में, कुम्हरिया हरियाणा में। तारापुर जैतपुरा दोनों महाराष्ट्र में, कल्पक्कम कूडनकुलम दोनों तमिलनाडु में, रावतभाटा राजस्थान में, नरौरा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में, कैगा जगतपुरा दोनों कर्नाटक में, काकरापार गुजरात में, सूरत में, कुम्हरिया हरियाणा में। ठीक। तो ये अब हम लोग देखें कुछ प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, कुछ प्रमुख स्थान जो विभिन्न उद्योगों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो उसमें लौह उद्योग के लिए कौन कौन से विश्व में स्थान प्रसिद्ध है। तो लौह उद्योग के लिए पहले तो पिट्सबर्ग, न्यू ऑरलियंस दोनों अमेरिका में है, नागासाकी जापान का, अनसान चीन का,
मास्को और गोर्की रूस का, सार और लारेन क्षेत्र ये फ्रांस का, हैमिल्टन कनाडा का। लौह उद्योग के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र हैं विश्व में, पिट्सबर्ग, न्यू ऑरलियंस ये दोनों अमेरिका के क्षेत्र हैं, नागासाकी जापान का, अनसान चीन का, मास्को और गोर्की रूस के, सार और लारेन ये फ्रांस का क्षेत्र है, हैमिल्टन कनाडा का। वैसे ही सूती वस्त्र के लिए मैनचेस्टर ब्रिटेन का जानते ही हैं, मास्को इवानोवो रूस का, काहिरा मिस्र का। ठीक, इसी प्रकार रेशमी वस्त्र के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र हैं, लियोन्स फ्रांस का, मिलान इटली का, संघाई वुहान ये चीन के क्षेत्र हैं। कागज के लिए ओटावा कनाडा का, लेनिनग्राड रूस का। ऊनी वस्त्र के लिए ब्रेडफोर्ड ब्रिटेन का, डर्बीशायर ब्रिटेन का। तेल शोधन क्षेत्र सान फ्रांसिस्को अमेरिका का, मराकेवो वेनेजुएला का। मोटर कार के लिए प्रमुख क्षेत्र डेट्रॉयट अमेरिका का, तुरीन इटली का। मोटर कार के लिए जो प्रमुख क्षेत्र हैं, प्रसिद्ध क्षेत्र हैं, वो डेट्रॉयट अमेरिका का, तुरीन इटली का है। इसी प्रकार जलपोत के लिए, जलपोत में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका का, मॉन्ट्रियल कनाडा का, लिवरपूल ब्रिटेन का, रॉटरडम नीदरलैंड, स्टॉकहोम स्वीडन, ओसाका क्योटो जापान। जलपोत में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका का, सैन फ्रांसिस्को कई चीज़ों में देखने को मिलेगा, मॉन्ट्रियल कनाडा, लिवरपूल ब्रिटेन, रॉटरडम नीदरलैंड, स्टॉकहोम स्वीडन, ओसाका और क्योटो जापान का। मांस प्रसंस्करण शिकागो अमेरिका और बुएनस आयर्स अर्जेंटीना का। कॉफ़ी के लिए साओ पाउलो और रियो डी जेनेरियो दोनों ब्राज़ील के, और ये साओ पाउलो सबसे प्रसिद्ध है। ठीक, अब प्रमुख नहरें विश्व की। प्रमुख नहरों में पनामा नहर है, प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर के बीच है। प्रशांत महासागर पर जो पतन है इसका, उसे पनामा पतन है, और कैरेबियन सागर पर जो पतन है उसे कोलोन पतन बोला जाता है। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में है, 162 किलोमीटर है, 1869 में बन के तैयार हुई। मिस्र ने 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में है। शू नहर सुपिरियर झील और ह्यूरिन झील के बीच में है, दोनों अमेरिका और कनाडा की सीमा बनाती हैं। ठीक, अब आगे हम लोग कुछ जो बादल हैं, मेघ हैं, उनके प्रकारों के विषय में थोड़ा सा जान लें, कभी कभी पूछा जाता है। पहला तो भारतीय मानसून की उत्पत्ति के लिए उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम उत्तरदायी है। भारतीय मानसून की उत्पत्ति के लिए उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम उत्तरदायी है। भारत में दिसंबर और फरवरी के मध्य पश्चिमी विक्षोभ लाने के लिए उपोष्ण पछुआ जेट उत्तरदायी है, जिससे जाड़े में तमिलनाडु वाले तट पे इससे वर्षा होती है। मेघों के प्रकार, पच्छाव मेघ सबसे ऊंचाई पे ये मेघ पाए जाते हैं, सबसे अधिक ऊंचाई पे होते हैं। सफ़ेद रेशम की भांति कोमल होते हैं। ये चक्रवात के आगमन के सूचक हैं। पच्छाव मेघ चक्रवात के आगमन के सूचक हैं। पच्छाव स्तरी मेघ, इनके कारण सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल बनता है। पच्छाव मेघ चक्रवात के सूचक हैं। पच्छाव स्तरी मेघ, मेघों के कारण ही सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल का निर्माण होता है। स्तरी कपासी साफ मौसम के सूचक हैं। जैसे पच्छाव मेघ चक्रवात के सूचक हैं, वैसे ही स्तरी कपासी मेघ साफ मौसम के सूचक हैं। कपासी मेघ, इनका आकार फूलगोभी की भांति होता है। बार बार पूछा जाता है फूलगोभी की भांति किस मेघ का आकार होता है, तो कपासी मेघ। कपासी वर्षा मेघ, काले व सघन बादल हैं जो नीचे से ऊपर मीनार की भांति उठे होते हैं, इनसे वर्षा होती है। कपासी वर्षा मेघ। वर्षा स्तरी बादल से भी वर्षा होती है। घने बादल हैं, छाते हैं तो अंधकार हो जाता है। ठीक, विश्व की अधिकांश वर्षा पर्वतीय वर्षा है, जैसे पर्वतीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा, संवहनीय वर्षा। तो उसमें सर्वाधिक जो वर्षा विश्व में होती है वो पर्वतीय वर्षा है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर आयोडाइड के छिड़काव से कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। कृत्रिम वर्षा कैसे कराई जाती है? ठोस
ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर आयोडाइड के छिड़काव से। सामान्य तापपतन दर क्या है? क्षोभ मंडल में जब हम ऊपर जाते हैं तो प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी होती है। ठीक, जो हमारे आकाश को जो वर्गीकरण किया गया है, सबसे पहले सबसे नीचे जो है वो हमारा समताप मंडल है, उसके बाद मध्य मंडल है। तो समताप मंडल में ये सामान्य तापपतन दर देखने को मिलती है। समताप मंडल जिसे स्ट्रेटोस्फीयर बोला जाता है, ये कभी कभी इससे प्रश्न अंग्रेजी नाम से आते हैं, वो स्ट्रेटोस्फीयर लिखते हैं या मेसोस्फीयर लिखते हैं, तो वहाँ थोड़ी सी दिक्कत है। इन दोनों नामों को हम लोग साथ में जाने। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, 20 किलोमीटर ऊंचाई के बाद तापमान में वृद्धि होने लगती है। ऐसे ओजोन गैसों की उपस्थिति, एक तो सबसे जो हमारा ट्रोपोस्फीयर है, क्षोभ मंडल जिसे हम कहते हैं, तो क्षोभ मंडल में तो तापमान में कमी होती है। उसके ऊपर समताप मंडल है। सबसे पहला सबसे नीचे जो मंडल है वो क्षोभ मंडल है, ट्रोपोस्फीयर। पहले ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मेसोस्फीयर। तो क्षोभ मंडल में सामान्य तापपतन दर दिखती है। प्रति 165 मीटर ऊंचाई पे जाने पे हमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की कमी महसूस होती है। इसके बाद है समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर। 20 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद तापमान में वृद्धि होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है कि ओजोन गैस की उपस्थिति होती है। ओजोन गैस किस में मिलती है? समताप मंडल में, इसी में ओजोन गैस मिलती है। समताप मंडल में ही ओजोन गैस है, तो इसमें तापमान में वृद्धि दिखती है। वृद्धि इसलिए दिखती है क्योंकि इसमें ओजोन मंडल है। ओजोन गैसें क्या करती हैं? पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती हैं, जिससे टेम्परेचर बढ़ता है। और यह बहुत ही शांत मंडल है। वायुयान उड़ाने की अनुकूल दशा इसी समताप मंडल में मिलती है। वायुयान चालक इसी में वायुयान उड़ाना पसंद करते हैं। तो सब समताप मंडल में वायुयान चालक अपना वायुयान उड़ाना पसंद करते हैं, यानी अनुकूल दशा इसी में पाई जाती है, क्योंकि मौसमी गतिविधियां इस मंडल में नहीं पाई जाती हैं। आंधी, तूफान, चक्रवात, ये सब कुछ इस मंडल में नहीं पाया जाता है। बिल्कुल शांत मंडल है। फिर मध्य मंडल। मध्य मंडल की ऊंचाई जो है वो 50 से 80 किलोमीटर है। 50 से 80 किलोमीटर इस मंडल की ऊंचाई है। इसमें तापमान में अचानक गिरावट आ जाती है। अब देखिए, समताप मंडल में तापमान बढ़ रहा था, फिर मध्य मंडल में तापमान गिरने लगेगा। और आसमान में सबसे अधिक तापमान वायुमंडल में अगर न्यूनतम तापमान कहीं पाया जाता है तो वो मध्य मंडल में पाया जाता है। यहाँ टेम्परेचर -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। ठीक, तो हम लोग अब आगे देखें। अगला जो है आयन मंडल। अब इसके ऊपर आयन मंडल है, मेसोस्फीयर के ऊपर आयन मंडल है। तो आयन मंडल में हम लोग आयन मंडल में देख लें। आयन मंडल में मेसोस्फीयर के ऊपर आयन मंडल में 80 से इसकी जो ऊंचाई है 80 से 640 किलोमीटर ऊंचाई है। तापमान में वृद्धि देखी जाती है। मेसोस्फीयर में तापमान कम हो रहा था, इसमें तापमान बढ़ा। विभिन्न आवृत्ति की रेडियो तरंगे इसी मंडल में मिलती हैं। विभिन्न आवृत्ति की रेडियो तरंगे इसी आयन मंडल में मिलती हैं। इसके बाद इसके ऊपर वायुमंडल है 640 से 1000 किलोमीटर तक। उसके बाद अंतरिक्ष का हिस्सा है। इसमें विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता होती है। विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता होती है। N2O2, हीलियम, हाइड्रोजन, ये सब की अलग अलग परतें इसी वायुमंडल में देखने को मिलती है। चक्रवात। चक्रवात बार बार पूछे जाते हैं। चक्रवात की उत्तरी गोलार्ध में जो दिशा होती है वो घड़ी की सुई के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में होता है। चक्रवात जिसमें कि मध्य में
टेम्परेचर अधिक होता है, दाब कम होता है, और जब वो टेम्परेचर अधिक होगा तो हवाएं ऊपर जाएंगी, फिर उस स्थान को भरने के लिए चारों ओर से हवाएं आएंगी, और कोरोलासिस बल के कारण उसमें वो घूमने लगती हैं। तो यह जो दिशा है घूमने की, उत्तरी गोलार्ध में यह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में चक्रवात घूमता है। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात 35 से 65 डिग्री अक्षांश दोनों गोलार्धों में के बीच होता है, और इसकी दिशा जो होती है पूर्व से पश्चिम से पूर्व की तरफ होती है। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात 5 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच होता है दोनों गोलार्धों में, और इसकी दिशा जो होती है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ होती है। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्षेत्र विस्तृत होता है, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्षेत्र अपेक्षाकृत कम परंतु ज्यादा विनाशक होते हैं। अब चक्रवातों के जो नाम हैं, किस क्षेत्र में किसे कौन सा चक्रवात होता है, तो उसको देखा जाए। टॉर्नेडो अमेरिका ऑस्ट्रेलिया, विली विली ऑस्ट्रेलिया, हरिकेन अमेरिका, टाइफून चीन और फिलीपींस में बोला जाता है। इसी के साथ प्रति चक्रवात साफ मौसम के सूचक होते हैं, और इनकी जो दिशा है, इनकी जो गति की दिशा है वो चक्रवात के बिल्कुल उल्टा है, यानी ये उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। ठीक, अब आगे हम लोगों ने इतना चक्रवात तक किया। आगे हम लोग कुछ और ज्योग्राफी कुछ टॉपिक है उसको हम लोग देख लेंगे जल्दी।